हाय एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाईज रिसीव करते हैं और आप उस सप्लाईज पे रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स देने के लिए लायबल हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है। इसी सेल्फ इनवॉइस के रिगार्डिंग काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस 1 नवंबर 2024 से इफेक्टिव किए गए हैं। उन चेंजेस के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे डाल चुके हैं और अगर आपने अभी वो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इन चेंजेस के अंदर आप ये जो सेल्फ इनवॉइस जनरेट करते थे उनकी टाइम लिमिट डाल दी गई है और उसके अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस है उनके अंदर भी थोड़े चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस ऑलरेडी काफी सिग्निफिकेंट थे, लेकिन इसके साथ साथ जो रेंट पे आरसीएम के चेंजेस आए उनको साथ में देखें अगर इसके, तो ये चेंज और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो जब आपको ये सेल्फ इनवॉइस के रिगार्डिंग जो इतने सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं उनके रिगार्डिंग क्लैरिटी आ जाएगी, तो दिमाग में ये सवाल आता है कि इन्हें प्रैक्टिकली करना कैसे है। प्रैक्टिकली क्या क्या करना है कि जैसे ये सेल्फ इनवॉइस बनानी कैसे है, इन सेल्फ इनवॉइस की रिपोर्टिंग कैसे होगी जीएसटीआर 1 के अंदर, जीएसटीआर 3B के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे कि इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो क्या क्या है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और स्क्रीन पे आपके सामने अभी एक सेल्फ इनवॉइस का सैंपल फॉर्मेट है कि सेल्फ इनवॉइस किस तरह का होगा। तो अगर आप ये देखेंगे तो सबसे ऊपर जो हम जनरली टैक्स इनवॉइस लिखते हैं उसकी जगह यहाँ पे सेल्फ इनवॉइस मेंशन होता है और उसके साथ साथ जो टैक्स इनवॉइस होती है वो जनरली सप्लायर बनाता है, लेकिन जो सेल्फ इनवॉइस का केस होता है उसके अंदर जो रेसिपिएंट है वो ये सेल्फ इनवॉइस बनाता है। तो इसकी हेडिंग के अंदर जो ऊपर सबसे पहले जो आएगा वो नेम ऑफ रेसिपिएंट आएगा। रेसिपिएंट की डिटेल सबसे पहले आएगी इसके अंदर ऊपर हेडिंग के अंदर। जो नेम ऑफ रेसिपिएंट है, डिस्क्रिप्शन है उसका, रेसिपिएंट का एड्रेस है, वो डिटेल्स यहाँ पे आएगी। जो रेसिपिएंट का जीएसटीएन है वो यहाँ पे आएगा और आप यहाँ पे पैन नंबर भी डाल सकते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जीएसटी एक्ट में स्पेसिफिकली जो सेल्फ इनवॉइस है उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग कोई अलग से प्रोविजन नहीं है। तो आपको उसके लिए जो टैक्स इनवॉइस की जो चीजें मेंशन होनी चाहिए टैक्स इनवॉइस के अंदर, उन्हीं को देखते हुए चलना है और उसको जो यहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट हो पाएगी वो आपको सेल्फ इनवॉइस के अंदर डालना है और उसी के बेसिस पे ये फॉर्मेट है। तो इसके अंदर आपको जब रेसिपिएंट की आप अपनी डिटेल्स डाल लेंगे तो उसके बाद आपको सप्लायर की डिटेल्स डालनी है कि नेम और एड्रेस ऑफ सप्लायर क्या है वो आप मेंशन करेंगे। सप्लायर का फुल एड्रेस आपको डालना है, सिटी, स्टेट, नेम और स्टेट का कोड के साथ। इसके बाद आपको इनवॉइस नंबर यहाँ पे देना है। इस इनवॉइस नंबर के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि ये 16 डिजिट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आप नंबर्स डाल सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स डाल सकते हैं या कुछ सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसके अंदर मल्टीपल सीरीज तो चला सकते हैं कि जैसे आपके मान लीजिए 2 तरह के आइटम्स पे किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप आरसीएम पे करते हैं, तो उन दोनों तरह के आइटम्स पे, गुड्स या सर्विसेज पे आप अलग अलग सीरीज तो चला सकते हैं, लेकिन वो सीरीज कंसिक्यूटिवली चलनी चाहिए। मान लीजिए आपकी एक सीरीज चल रही है 1 2 3 4, अब उस 4 के अंदर आप सीधा 7 नंबर नहीं डाल सकते, आप सीधा 7 नंबर सेल्फ इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते, आपको वो कंटिन्यूएशन के अंदर चलानी पड़ेगी। इसके बाद आपको अगला ध्यान रखना है कि जो आपकी ये सीरीज चलेगी वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए वो सेम सीरीज कंटिन्यू कर लें, आने वाले साल के लिए भी आप वही सेम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले वाले साल की सीरीज खत्म होगी और एक नई सीरीज नए फाइनेंशियल ईयर के लिए शुरू होगी। तो जनरली इसके लिए लोग अपनी सीरीज के अंदर फाइनेंशियल ईयर भी मेंशन करते हुए चलते हैं कि 23-24, 24-25, तो उससे जो क्या होता है सीरीज एक अलग सीरीज चलती रहती है हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये सेम बातें जो टैक्स इनवॉइस के अंदर भी ये सेम चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, ये चीज़ों का आपको सेल्फ इनवॉइस में ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे डेट का मेंशन होगा। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई का आपको स्पेशल ध्यान रखना है किन केसेस के अंदर, जहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाईज के केस आ रहे हैं। तो इंटरस्टेट सप्लाईज के केस के अंदर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का ध्यान रखना है, स्टेट का ध्यान रखना है और स्टेट कोड का भी आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है। इसके बाद जो हमारे इनवॉइस के अंदर बेसिक डिटेल्स जाती है वो सारी डिटेल्स इसके अंदर भी है। सीरियल नंबर, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड या SAC कोड वो आपको यहाँ पे डालना है। नंबर ऑफ पैक क्या, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसकी यूनिट आपको मेंशन करनी है किस यूनिट में है, या तो आप यूनिट मेंशन कर सकते हैं, क्विंटल या उसका जो स्टैंडर्ड कोड होता है QTL वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्राइस और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, टोटल कितनी अमाउंट है। इसके बाद आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे CGST, SGST, IGST सेस का किस रेट से लग रहा है वो रेट मेंशन करनी है और यहाँ पे आपकी अमाउंट आएगी। आपको रेट और अमाउंट दोनों चीज़ें मेंशन करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ मैंने रेट मेंशन कर दी, अमाउंट मेंशन नहीं की, अमाउंट मेंशन कर दी, रेट नहीं की। रेट और अमाउंट दोनों आएगी। यहाँ पे टोटल वैल्यू जो टैक्स से पहले है और उसके बाद ये टैक्स के बाद वैल्यू यहाँ पे डाली जाएगी। फिर आप अमाउंट को रुपीज़ में, वर्ड्स में डाल सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे कुछ आप रिमार्क्स डालना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है सेल्फ इनवॉइस का जो आप यूज़ कर सकते हैं सेल्फ इनवॉइस जनरेट करने के लिए।
अब काफ़ी सारे लोगों को इसके अंदर ये भी दिक्कतें आ रही है कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में सेल्फ इन्वॉइस का फीचर है या नहीं है, या उस इन्वॉइस में कैसे होता है, उसके रिगार्डिंग मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से है और किस सॉफ्टवेयर के अंदर है या नहीं है। अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर नहीं है तो आप इसे मैनुअली भी बना के अपने रिटर्न्स के अंदर डिटेल डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं व्यूअर से एज अ कम्युनिटी रिक्वेस्ट करूंगा कि सबकी हेल्प हो सके, जो अकाउंट्स का काम रेगुलरली करते हैं और जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका ये फीचर है या नहीं है सेल्फ इन्वॉइस का, ताकि वो सबकी हेल्प हो सके। इसके बाद अगला सवाल आता है कि आपको क्या ये सेल्फ इन्वॉइसेस हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बनानी है या आप कंसोलिडेट करके भी सेल्फ इन्वॉइस बना सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 9.3 के लिए तो ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं। 9.4 के लिए भी आपके पास जो प्रोविजन था कि आप कंसोलिडेटेड सेल्फ इन्वॉइस बना सकते हैं महीने के लिए एक साथ, वो भी प्रोविजन अब हटा दिए गए हैं 1 नवंबर 2024 से। 9.4 के अंदर भी जो कंसोलिडेटेड सेल्फ इन्वॉइस के प्रोविजंस थे अब वो एक्ट के अंदर नहीं रहे हैं। तो आपको ये सेल्फ इन्वॉइस इंडिविजुअली बनाने होंगी, आपको कंसोलिडेटेड करके आप एक सेल्फ इन्वॉइस बना के काम नहीं चला पाएंगे। तो आपको इस चीज का भी स्पेशल ध्यान रखना है। ये चेंज भी 1 नवंबर से एक्ट के अंदर लाया गया 9.4 के केस के अंदर स्पेसिफिकली। इसके बाद सवाल आता है कि सेल्फ इन्वॉइस बना तो ली, लेकिन इनकी अब रिपोर्टिंग कैसे करनी है, जीएसटीआर 1 और 3 में इनकी प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग कैसे होगी ताकि गवर्नमेंट को भी हम प्रॉपर डिटेल दे पाएं। आपकी इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि आरसीएम के केस के अंदर जो आप आईटीसी क्लेम करते हैं वो सेल्फ इन्वॉइस उसका एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम करते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी ये सेल्फ इन्वॉइस के अंदर दिक्कतें होगी, आपके इश्यूज आएंगे सेल्फ इन्वॉइस के अंदर, तो डिपार्टमेंट आपके आईटीसी पे सवाल उठाएगा क्योंकि सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग आप जो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं वो बेस्ड ऑफ किसी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट पे ही कर सकते हैं। तो जो आप आरसीएम के केस के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो आप आरसीएम पे करते हैं उस केस के अंदर जो आपका सेल्फ इन्वॉइस आप जनरेट करते हैं वो आपका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो आपको इस वजह से इसकी रिपोर्टिंग का खास ध्यान रखना है कि वो एक प्रॉपर्ली आप रिपोर्टिंग करें, अदरवाइज आपको अपने आईटीसी के अंदर भी दिक्कतें आ सकती है। तो जब आप जीएसटीआर 1 देखेंगे तो जीएसटीआर 1 की जो टेबल नंबर 13 है उसके अंदर इसकी रिपोर्टिंग जाएगी। जो भी सेल्फ इन्वॉइस आपने जनरेट किया उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको टेबल 13 में डालनी है। टेबल 13 बेसिकली आपने जो डॉक्यूमेंट इशू किए ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर इशू किए इस टैक्स पीरियड के अंदर, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होती है। जैसे आप यहाँ पे अपने टैक्स इनवॉइसेस वगैरह की, डेबिट क्रेडिट नोट की भी, रिसीट पेमेंट वाउचर्स की भी डिटेल यहाँ पे आप डालते हैं। तो उसी के अंदर ये जो पॉइंट 2 है वहाँ पे सेल्फ इन्वॉइस की डिटेल जाती है। वो बोलता है कि आपने इन्वॉइसेस किस लिए, आपने कोई इनवर्ड सप्लाई रिसीव की एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से, आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई रिसीव की और उसके लिए आपने सेल्फ इन्वॉइस जनरेट किए, तो उसकी डिटेल यहाँ पे 13 के 2 के अंदर जाएगी। सीरियल नंबर 2 है उसके अंदर वो सेल्फ इन्वॉइस की डिटेल जाएगी। तो क्या डिटेल जाती है यहाँ पे, आपके सेल्फ इन्वॉइस के सीरियल नंबर यहाँ पे जाते हैं कि किस सीरियल नंबर से लेके किस सीरियल नंबर के आपने सेल्फ इन्वॉइसेस जनरेट किए इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। तो जब कभी आपके अगेंस्ट ऑडिट कैरी आउट की जाएगी, डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे ऑडिट कैरी आउट करता है, तो तब इन सब चीज़ों का बहुत रेलिवेंस हो जाता है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न्स के साथ वेरीफाई भी करते हैं। तो इसलिए आपको सीरियल नंबर की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। तो इसकी वजह से टोटल नंबर कितने आपने जनरेट किए उस पीरियड के अंदर, कितनी सेल्फ इन्वॉइसेस आपने जनरेट कर दी, उसमें से कितनी आपने कैंसिल कर दी और नेट आपकी कितनी इशू हुई, वो डिटेल्स आपकी इस टेबल के अंदर चली जाएगी। तो टेबल 13 के अंदर जीएसटीआर 1 के अंदर आपको ये सेल्फ इन्वॉइस की डिटेल यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, प्रॉपर आप रिपोर्टिंग यहाँ पे करेंगे। इसके बाद सवाल आता है कि क्या हमें जीएसटीआर 3B में भी ये जो सेल्फ इन्वॉइस हमने जनरेट की उसकी कोई अलग से डिटेल डालनी है जो हम पहले नहीं डालते थे आरसीएम के केस में। तो ऐसा नहीं है। आपको जो जीएसटीआर 3B में जो आप पहले डिटेल्स डालते थे टेबल 3.1 के अंदर जो आप आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल डालते थे या इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर आप आरसीएम में लाइबल थे पे करने के लिए, उसकी जो आप डिटेल्स डालते थे पॉइंट डी के अंदर, जिसके अंदर आप मेंशन करते थे कि इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर आप आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, आप वहीं पे बस डिटेल्स डालेंगे। आपको अलग से कोई भी इसके रिगार्डिंग की सेल्फ इन्वॉइस आपने क्या जनरेट की उनके रिगार्डिंग अलग से कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे डालिए कि कौन सी इनवर्ड सप्लाई पे आप आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने के लिए लाइबल है। और दूसरा जो आप टेबल 4 के अंदर आईटीसी की डिटेल्स डालते हैं जिसके अंदर कि आप इनवर्ड सप्लाई पे जो आप आरसीएम में टैक्स पे करके आए उसके ऊपर जो आप आईटीसी क्लेम करते हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आईटीसी की आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस का क्या है वो डिटेल्स आप जो नॉर्मली डालते आते हैं 3B के अंदर वही डिटेल्स आपको डालनी है, यहाँ पे कोई अलग से डिटेल नहीं डालनी। तो इससे आपने देखा होगा कि 1.3B के अंदर कोई अलग से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग नहीं है सेल्फ इन्वॉइस की। 1 के अंदर आपको बस टेबल 13 के अंदर डॉक्यूमेंट्स नंबर मेंशन करने हैं कि इस नंबर से इस नंबर तक के डॉक्यूमेंट्स हमने इशू किए हैं सेल्फ इन्वॉइस के रिगार्डिंग, उनकी डिटेल्स आपको 1 के अंदर डालनी है। बाकी ऐसा कोई रिपोर्टिंग के अंदर चैलेंजेस सेल्फ इन्वॉइस की वजह से नहीं आ रहे हैं।
तो इस डिस्कशन के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि आपको ये सेल्फ इनवॉइस बनाने कैसे हैं, इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी 1 के अंदर 3B के अंदर, और आप उसे कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट कर पाएंगे जब आप अपनी नवंबर की रिटर्न्स फाइल करेंगे आगे जाते हुए 10-11 तारीख या 20 तारीख तक अपनी 3B फाइल करेंगे तो उनकी आप प्रॉपरली एक रिपोर्टिंग कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं जिसका हमने अभी डिस्कशन किया वीडियो के स्टार्टिंग में कि सेल्फ इनवॉइस के अंदर टाइमिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, और आप जो रेंट के ऊपर RCM है उसके ऊपर क्या चेंजेस आए हैं उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, तो वो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि सेल्फ इनवॉइस इतनी मैंडेटरी क्यों हो गई है अब बनानी, तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। सो फाइनली आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।